नमस्ते दोस्तों। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, तो ये जो बुक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये क्लास 11 और 12 से संबंधित है। तो अगर आप हिंदी साहित्य को बहुत शुरू से समझना चाहते हैं और आपको अभी बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है कि क्या होता है साहित्य में और क्या-क्या कालकर्म है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसको पढ़ने से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा और आपकी जो बेसिक नॉलेज है हिंदी साहित्य के बारे में वो डेवलप होगी। तो इसमें बहुत सरल भाषा में बताया गया है और बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का जो पहला काल है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। बहुत से साहित्यकार थे जिन्होंने इसका समय अलग-अलग बताया है और आदिकाल को भी अलग काल से बताया गया है। जैसे एक रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद जी ने बीजवपन काल कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। तो ऐसे बहुत से साहित्यकार हैं जिन्होंने आदिकाल को भी बहुत अलग-अलग नामों से कहकर पुकारा है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। हिंदी है जो भारत में बोलने वाली आर्य भाषा है उनमें सबसे ऊपर है हिंदी। भारतवर्ष के प्राचीन काल में आर्यवर्त को के नाम से जाना जाता था। ये जो भारत है इसको आपको पता है कि प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आर्यवर्त। और यहाँ के निवासियों को आर्य कहा जाता था। आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता था। ठीक है। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। आपको पता है जो पृथ्वी में जो हम भारत भारत का नक्शा देखते हैं तो एक प्रायद्वीप के समान है। कैसे है कि भारत है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत की स्थिति प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय, हमें पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय है तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे खा रहा है। सागर हिलोरे खा रहा है मतलब दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। हमारे जो भारत की महान संस्कृति है इसने वैदिक संस्कार, सदाचार और सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ा गुण है। हमें पता है कि भारत का सबसे बड़ा गुण है भारत संस्कृति का, वह है सहिष्णुता। ठीक है। जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं में अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखता है। जो जो व्यक्ति सहिष्णु होता है, भारत के व्यक्ति सहिष्णु है और जो सहिष्णु होता है यानी सहनशील होता है, वो हर चीज़ को अपने अंदर धारण करने के लिए तैयार रहता है। जैसे समुद्र होता है वो नदियों की धाराओं को अपने अंदर समाता रहता है, तो वैसे ही एक सहिष्णु व्यक्ति होता है, तो वो हर किसी की के गुण अवगुण सबको अपने अंदर समाहित रखने की क्षमता रखता है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया है भारत पर, है ना? किंतु सब मिट गए हैं। जिन जिन लोगों ने आक्रमण किया है वह सब मिट गए हैं। भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। जो हमारी भारत की संस्कृति है वो आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप भी आज भी ये नव नूतन है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए हैं। हमें पता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी परिस्थितियाँ आई भारत में उनमें उतार चढ़ाव आया है, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति ये सदैव विजयी रहा है। भारत में सहिष्णुता है वो सबसे बड़ी नीति है, सबसे बड़ा गुण है। इसके कारण भारत सदैव विजयी रहा है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। अब जो हिंदी साहित्य में है वो भक्ति काल पे आया है। अब हम साहित्य आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक भक्ति काल से पूरा काल चला है और वहाँ पर संतों ने अपना विशेष योगदान दिया है। वीर, जब हम ये आदिकाल पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कि बहुत से वीर हैं और उन वीरों से संबंधित बहुत से ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो भक्ति है वो साहित्य से संबंधित है, वीर है वो साहित्य से संबंधित है और श्रृंगार, आगे हम एक श्रृंगार काल पढ़ेंगे जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे आश्रयदाता है वो अपने राजाओं को रिझाने के लिए उनके लिए रचना करते थे, जैसे बिहारी हुए, घनानंद हुए, ये सब, है ना? ठीक है। इनमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासों का साहित्य
है। तो हमें ये पता चल गया, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भक्ति की हिंदी साहित्य में माफ़ कीजिएगा, इसमें लिखा है इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य, तो कहीं कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार और कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। यहाँ लिखा है कि ओजस्वी शैली से रासो, अब हमें पता, ये पढ़ने से हमें पता चल गया है कि जो रासो थे, रासो साहित्य लिखा गया है वो कौन सी शैली में लिखा गया है? ओजस्वी शैली में। ठीक है। और कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार है। तो यहाँ पता चल गया है कि एक बिहारी नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने नायिका के अद्भुत श्रृंगार यानी श्रृंगार रस से संबंधित रचना लिखी है। घनानंद के वियोग से भरे कविता, तो घनानंद ने कवित लिखे थे, और वो भी कैसे लिखे गए? वियोग, वियोग यानी दुख भरे कविता लिखे थे। साथ ही भूषण का राष्ट्र प्रेम, अब यहाँ पर हमें पता चला है कि भूषण है, उन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं की थी। भारत की इन पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजरस धारा प्रवाहित होती है, जो जनजीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो कवि और लेखक है स्वांत सुखाय यानी खुद का स्वार्थ, सुख, खुद को सुख, खुद के सुख के साथ साथ परिजन हिताय यानी दूसरों के हित के लिए भी साहित्य का सृजन करते थे। कवियों में देखो तुलसी हुए, सूर हुए, जायसी हुए, कबीर हुए, इन्होंने अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं में आनंदित किया, है ना। ये जो कबीर है, जायसी है, सूर है, इन्होंने अपनी वाणी से, अपनी बोली से, अपने वाणियों के वो जो समूह थे, ग्रंथ थे, उनसे जन समूहों को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित किया है। भारतेंदु, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया है। तो जो एक नाम आया भारतेंदु, एक आया प्रेमचंद, एक आया जयशंकर प्रसाद, ये तीनों इन्होंने जो साहित्य लिखे थे वो राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते थे। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुर सरी राम सब कर हित होई बताया गया है। तो ये एक पूर्व पीठिका थी। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। अब इधर लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये पढ़िए। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से माने जाते। कौन से शब्द से? सिंधु शब्द से। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। जो सिंधु नदी है उसके आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान यानी फारस, ईरान की तरफ से भारत में आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वो हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए, तब उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश का, सिंधु प्रदेश को क्या प्रदेश कहकर पुकारा? हिंद प्रदेश। क्यों कहा? क्योंकि ईरानी भाषा में शब्द के प्रथम स ध्वनि को है ध्वनि से उच्चारित किया जाता था। तो वो जो स था उसको है कह के पुकारते थे, तो वो सिंधु को हिंदू कहने लगे। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे, और वहां के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। किसने कहा था? फारसियों ने कहा था या ईरानियों ने कहा था। यहाँ सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी, और आगे चलकर ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लग गया। तो सिंधु से हिंदू हुआ, फिर सिंध से हिंद हो गया, हिंद के एक प्रत्यय लग गया तो वो हिंदिक बन गया, जिसका आगे चलकर अर्थ ईरानी भाषा का एक प्रत्यय से हिंदिक हो गया ना, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। यही सब धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित के कारण इंडिया बन गया। आज ये इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। तो हमें ये पता चल गया है इस वीडियो के माध्यम से कि जो हिंदी शब्द है वो सिंधी से बना है। मतलब जो ईरान से आने वाले आक्रमणकारी थे वो सिंधु नदी के पास आए, तो वो सिंधु को हिंदू कहकर पुकारते थे, क्योंकि वहां पे सह का है, वो सह को है कहकर उच्चारित किया जाता था। और फिर हिंद के एक प्रत्यय लग गया तो हिंदी खो गया, धीरे धीरे जाकर फिर कै हट के वो सिंधी से हिंदी हो गया, ऐसे कुछ बना है ना। तो अब आगे है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। अब हिंदी भाषा का है, हिंदी शब्द कैसे आया वो तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है। भारतीय भाषा का प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। अब
भारत की जो प्राचीन ग्रंथ है भारत का, वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद जो वेद था उसकी भाषा वह संस्कृत थी, किंतु समय चक्कर सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है। समय हमेशा परिवर्तनशील है और समय हमेशा आगे चलता रहता है। अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तन हो गई है ना। तो समय के साथ हमेशा भाषा परिवर्तनशील है। ये भाषा की एक विशेषता है कि भाषा हमेशा परिवर्तनशील है और भाषा हमेशा धीरे धीरे बदलती रहती है। तो यहाँ भी भाषा ने अपने रूप में परिवर्तन किया। संस्कृत भाषा का समय 1500 से 500 ईसा पूर्व है। जो संस्कृत भाषा थी उसका समय याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। अब जो ईसा पूर्व का जो समय था वो हमेशा उल्टा चलता था। जैसे 1500 के बाद में 1400 आता था, 1400 के बाद में 1300, 1200, 1100 ऐसे। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है, क्योंकि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता था। तो 1500 के बाद में 500, 500 के बाद में 400, 300, 200, फिर एक ईस्वी आती थी, और फिर जो अभी हम चलते हैं, एक ईस्वी, दो ईस्वी, तीसरी, चौथी, ऐसे चलने लग गए ना। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय है वो संस्कृत भाषा का रहा है। ये दो प्रकार की थी। संस्कृत भाषा दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृति, पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद थे, उपनिषद थे, आरण्यक थे, ब्राह्मण थे और दर्शन थे। और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। मतलब वैदिक संस्कृत इतनी क्लिष्ट थी, इतनी कठिन थी कि हर किसी को नहीं समझ में आती थी। उसमें वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, लेकिन वो भी हर किसी को पढ़ा नहीं जाता था। तो ये संस्कृत भी दो प्रकार की थी, एक तो वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। दूसरी लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई। तो जो महाभारत और रामायण की रचना है वो लौकिक संस्कृत में हुई थी। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जो सरल भाषा होगी वही बोलचाल की भाषा में विकसित होगी। कठिन भाषा को कोई बोल नहीं पाएगा, तो वो बोलचाल की भाषा में विकसित हो नहीं पाएगी। तो लौकिक संस्कृत है वो बोलचाल की भाषा में विकसित हुई थी, धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हो गई। तो जो पहले वैदिक संस्कृत आई थी, वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली भाषा में हो गई। कि जो लौकिक संस्कृत है ये भी धीरे धीरे परिवर्तन हो गई थी। तो परिवर्तन होके किस भाषा में आ गई? पाली भाषा में आ गई थी। ठीक है, तो संस्कृत के बाद में क्रम आएगा पाली, है ना। पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईस्वी की पहली शताब्दी तक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो संस्कृत है वो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक थी, और जो पाली है वो 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में बौद्ध धर्म के इन ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला रूप साहित्यिक और दूसरा लौकिक। अब पाली में भी पहला साहित्यिक पाली थी, जिसमें साहित्यों की रचना हुई, या सूत पिटक, विनय पिटक, इनकी रचना की गई। और दूसरी थी लौकिक पाली। पाली भाषा में भी लौकिक जो भाषा थी, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसका विस्तार हुआ, और वह लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण बोलचाल की भाषा बन गई। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। अब पाली में क्या हुआ? लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तन हो जाती थी, तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती थी। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ, वह समय के साथ प्राकृत रूप धारण करने लगी। अब पाली है वो पुनः बदल गई। संस्कृत जैसे बदली थी, पाली में आ गई। ये पाली भी धीरे 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 बदल कर प्राकृत भाषा का रूप धारण करने लग गई। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक है। तो यहाँ क्रम ध्यान रखने का आपको जरूरत है। पहले 1500 से 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक संस्कृत आई थी, फिर 500 से पहली शताब्दी तक पाली आई थी। अब पहली शताब्दी से लेके 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा आई है। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का प्रचुर मात्रा में रचा गया। अब ये आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म की रचनाएं थी वो तो पाली भाषा में थी, और जो प्राकृत भाषा में रचनाएं थी वो जैन साहित्य से संबंधित थी। प्राकृत का समय जनपदों में क्षेत्र अनुसार भाषा
क्षेत्र अनुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहाँ से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रचारित हुई। अब जो प्राकृत भाषा है वो किस में बदल गई? अपभ्रंश में बदल गई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण से यह अपभ्रंश का उद्भव होने लग गया, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों में से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों की विकृति आना शुरू हो गया था। मतलब प्राकृत है वो भी बदलने लग गई, उसमें शब्दों की विकृति विकृति यानी शब्द बिगड़ना शुरू हो गए प्राकृत में। जैसे गाथा का गाहा बन गया, दोहा का दूहा बन गया। तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील है और एकदम से कभी भाषा नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है, बहुत साल लग जाते हैं बदलने में, तब जाके वह एक नई भाषा के रूप में परिवर्तन होती है। और जो नई भाषा होती है उसमें जो पुरानी भाषा है उसका अंश कुछ ना कुछ छुपा रहता है, और जो भाषा परिवर्तन होने लगती है उसमें भी आने वाली भाषा के कुछ ना कुछ विशेषता दिखाई देती है। मतलब एकदम से कोई भाषा एकदम से बदलती नहीं है, और एकदम से कोई नई भाषा है वो उत्पन्न नहीं होती, वो धीरे धीरे होता है। इसे हाँ, तो अपभ्रंश प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आ गई, और अपभ्रंश के बाद में अपभ्रंश भी और ज़्यादा बदलने लग गई, तो वो अवहट का रूप लेने लग गई। और अवहट जैसे मैथिल कोकिल है, उन्होंने मैथिल कोकिल विद्यापति ने अवहट भाषा में रचनाएं की, जो कीर्तिलता और कीर्तिपता का है ना। तो अवहट भाषा के बाद में हिंदी भाषा आई थी। तो अवहट भाषा में जो विद्यापति है, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, उन्होंने अपनी दो रचनाएं की थी। कौन सी भाषा में? अवहट भाषा में। एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ठीक है। अब अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। अपभ्रंश अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेजी से बढ़ा है। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देता है। जो हम हिंदी है, हमारी हिंदी भाषा है, उसका प्रारंभिक काल कौन से साहित्य में दिखाई देता है? अपभ्रंश भाषा में। क्यों? क्योंकि जब अपभ्रंश खत्म हुई थी, या अपभ्रंश का ही रूप हिंदी है। अपभ्रंश तो खत्म हुई, उसके बाद में हिंदी आई, और अपभ्रंश के कुछ अंश है वो हिंदी में दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा एकदम से तो उत्पन्न या प्रकट नहीं होती है। तो हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में दिख जाता है। इस काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके आया। इसी काल में 84 सिद्ध, अब यहाँ पे आ गए सिद्ध। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर कर आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, एक साहित्यकार थे। इन्होंने लिखा कि हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप है। तो इन्होंने कहा कि जो हिंदी है वो ग्राम्य अपभ्रंश है, उसका ही विकसित रूप हिंदी है। ये किसने बोला था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही बहुश्रुति बनती है। तो जो सिद्ध थे उन्होंने लोक भाषा में लिखना पसंद किया। लोक भाषा में क्यों लिखा? क्योंकि अगर कोई लोक भाषा में, सरल भाषा में हम कोई चीज़ लिखेंगे तो वो जनता के पास में ज़्यादा अच्छी तरह से जाएगी, बजाय क्लिष्ट भाषा में लिखने से। क्योंकि क्लिष्ट भाषा में लिखेंगे तो कोई समझेगा नहीं, तो इसलिए सिद्धों ने लोक भाषा में लिखा। और सिद्ध थे, वो अपभ्रंश में लिखते थे, और अपभ्रंश है वो अपभ्रंश में कुछ ना कुछ हिंदी के गुण आने लग गए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो जो सिद्ध थे उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखना शुरू कर दिया था, और अपभ्रंश में भी लौकिक भाषा में लिखना शुरू किया था। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्द अनुशासन लिखा। अपभ्रंश भाषा के एक हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्द अनुशासन लिखा था। तो हेमचंद्राचार्य थे, या हेमचंद्र बोल सकते हैं इसको, हेमचंद्राचार्य जी को हेमचंद्र बोलते हैं। इनका काल 10वीं शताब्दी थे। ये अपभ्रंश भाषा के कवि थे। इन्होंने शब्द अनुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखा। शब्दानुशासन को अपभ्रंश भाषा का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी, है ना। तो हेमचंद्राचार्य से पूर्व सिद्धों ने अपनी रचना शुरू कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के अंचल में पली बड़ी थी। ठीक है, तो हिंदी है वो अपभ्रंश भाषा के अंचल में पली बड़ी थी। मतलब अपभ्रंश में ही हिंदी का रूप दिखाई देने लग गया था।
यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियादी है। कौन? अपभ्रंश। उदयनाथ तिवारी ने लिखा था कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल सक्रांति काल था। तो ये उदयनाथ तिवारी है, इन्होंने बताया था कि 13वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच का काल था, वह हिंदी के लिए सक्रांति काल था। सक्रांति काल यानी एक भाषा जब खत्म होने वाली हो और दूसरी भाषा जब शुरू होने वाली हो, तो उनके बीच का जो समय होता है वो सक्रांति काल कहलाता है, जिनमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। तो ये जो 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का काल है, इसमें जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा पीछे छूटती जा रही थी और जो नई भाषा आ रही थी उसकी विशेषताओं से जुड़ी जुड़ी जा रही थी। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए कहा कि अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया था। किसने? मिस्र बंधुओं ने अपभ्रंश का जो साहित्य था ना, अपभ्रंश भाषा का, उसको प्रधान स्थान दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की एक किताब है या एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने लिखा था कि अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। तो शुक्ल जी क्या कहते थे? शुक्ल जी कहते थे कि जो अपभ्रंश भाषा है और प्राकृत, जो हमने पहले पढ़ी थी, जिन्होंने अपना साहित्य जिस भाषा में लिखा था वो प्राकृत भाषा थी। तो अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। डॉक्टर रामवर सिंह ने लिखा था कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम देशों ने अपनी बोलियों को स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र दो भागों में बंट गया। एक तो पश्चिमी हिंदी, हिंदी भी दो भागों में बंट गई बाद में, है ना। पश्चिमी हिंदी और द्वितीय है पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण है। देखिए, अपभ्रंश का साहित्य है वो हिंदी के जन्म का कारण है। तो इधर एक बार मैं वापस आपको रिकॉल करवाती हूँ कि सबसे पहले संस्कृत आई थी। संस्कृत दो प्रकार की थी, एक तो वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, है ना। तो अपभ्रंश के बाद में अवट भी आई थी, लेकिन अवट है वो अपभ्रंश का ही भाग था, तो उसको अलग से नहीं मानते हैं। तो वैसे अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई थी। और हिंदी के भी बहुत अनेक प्रकार है जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि हिंदी एकदम से जो आज हम बोल रहे हैं ये हिंदी एकदम से नहीं आ गई थी। पूर्वी हिंदी आई थी, फिर मध्य हिंदी आई थी, फिर अभी जो हम बोल रहे हैं उत्तर काल की हिंदी है ये आई थी। तो प्रारंभिक जो हिंदी थी वो तो इतनी क्लिष्ट थी कि हम समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है। आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, अब आने वाले 100, 500, 1000 साल बाद में ये हिंदी हिंदी नहीं रहेगी, इसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। तो जो अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई थी, तो यहाँ पे लिखा है कि अपभ्रंश का साहित्य है वो हिंदी के जन्म का कारण है। हिंदी साहित्य की परंपरा में देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूप में परिवर्तन होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। अपभ्रंश अर्थात शोर से नहीं, अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ? शोर से नहीं अपभ्रंश। पेशाची अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ये अपभ्रंश के प्रकार है ना। मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रसारित हो रही थी। अपभ्रंश के प्रकार बताइए, तो ये है शोर सेनी अपभ्रंश। अब इनके भी अलग अलग बोलियां हैं ना। तो अपभ्रंश में एक तो शोर सेनी अपभ्रंश है, तो शोर सेनी अपभ्रंश का ही से ही हिंदी निकली है ना। पेशाची अपभ्रंश है, ब्राचड अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है और अर्धमागधी अपभ्रंश है। इन उपभाषाओं एवं इनकी मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। तो अपभ्रंश के बाद में जो शोर सेनी अपभ्रंश है, इससे हिंदी का उद्भव हुआ है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनमें हिंदी का उद्भव हुआ है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति क्या रही, और दूसरी बात जो हिंदी से पहले हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, तो ये इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने का कोशिश किया। आगे हम ये देखेंगे कि हिंदी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे, उपबोलियों को पढ़ेंगे, उनकी विशेषता पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कुछ त्रुटि आपको लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है। धन्यवाद।